आज मैं डॉक्टर सतीश दुबे आपके साथ राजनीति विज्ञान के एक बड़े ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण हम कह लें प्रकरण राज्य के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राज्य की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा रही है, बहुत लंबी। ये राज्य बहुत ही लंबी यात्रा किया है। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जिन्हें हम पोलिस कहते थे, पोलिस, POLIS। उस लंबी यात्रा के बाद धीरे 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 राज्य का स्वरूप पोलिस से जो शुरू हुआ, बढ़ते 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 एक लंबी यात्रा के बाद आज राष्ट्रीय राज्य के रूप में हमारे सामने है। दुनिया में आज बहुत सारे विशाल छोटे राज्य हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे राज्य बहुत विशाल हैं, बहुत सारे राज्य छोटे भी हैं। तो एक लंबी यात्रा राज्य ने किया है, एक लंबी यात्रा किया है राज्य ने। राज्य जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, पहली बार इसका प्रयोग, सर्वप्रथम इसका प्रयोग इटली के महान विचारक, जहां से राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण शुरू होता है। मैकियावेली ने राजनीति को मध्य से आधुनिकता में प्रवेश करा दिया। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मैकियावेली के चिंतन से होती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत, वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत साइंटिफिक पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन मैकियावेली से शुरू होता है, जिसने नीति को धर्म से अलग कर दिया, राजनीति को धर्म से अलग कर दिया, नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया। मैकियावेली इटली के महान विचारक की एक पुस्तक आई थी, द प्रिंस, PRINC, प्रिंस में पहली बार मैकियावेली ने स्टेटो और स्टेटी शब्द का प्रयोग किया। स्टेटो, स्टेटी, STATO, स्टेटो, STATII, स्टेटी, STATI, स्टेटी और स्टेटो शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। द प्रिंस। मैकियावेली ने पहली बार स्टेट शब्द का प्रयोग स्टेटो और स्टेटी के रूप में किया, जो बाद में स्टेट बन गया। ये तो स्पष्ट हुआ कि राज्य आज हमारे सामने जिस रूप में है, इसने एक लंबी यात्रा किया है। इस विषय के जो जनक हैं अरस्तु, उनका मानना है कि राज्य ग्रामों और कुलों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य ग्रामों और कुलों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन। लेकिन यह परिभाषा आज के समय में ठीक नहीं है। आज के समय में ठीक नहीं है। आधुनिक परिभाषा राष्ट्र को लेकर सबसे अच्छी परिभाषा है, सबसे अच्छी गार्नर की। गार्नर ने कहा कि राज्य में 4 तत्व होते हैं। अगर ये 4 तत्व हैं तो राज्य है, नहीं है तो नहीं है। तो गार्नर का मानना है जो राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा, सबसे अच्छी विशेषता बताते हैं, कहते हैं राज्य में 4 तत्व है।
पहला, जनसंख्या। किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या का होना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो हम शासन किस पे करेंगे, व्यवस्था कैसे चलेगी? तो जनसंख्या सबसे आवश्यक है। पॉपुलेशन फर्स्ट। अब जनसंख्या कितनी हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज हमारे सामने दुनिया में छोटे जनसंख्या के देश भी हैं जो बहुत सफल हैं, बड़ी जनसंख्या के भी देश हैं जो सफल हैं। तो जनसंख्या कितनी हो? कभी प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा था, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी हो। गार्नर ने इसकी व्याख्या किया है। गार्नर का मानना है कि किसी भी राज्य को जो एक अच्छा राज्य होना चाहता है, सुव्यवस्थित रहना चाहता है, उसकी जनसंख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए, न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, कानून व्यवस्था ठीक से स्थापित नहीं हो पाएगा, ये सब बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और अगर ज्यादा हो गई जनसंख्या, अगर कम हो गई तो व्यवस्था हम नहीं दे पाएंगे, चीजें नहीं ला पाएंगे, और ज्यादा हो गई तो हम कानून व्यवस्था स्थापित नहीं ठीक से कर पाएंगे, संसाधन नहीं दे पाएंगे। तो गार्नर का मानना है कि अगर जनसंख्या बहुत कम हो गई तो राज्य के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने में दिक्कत होगी। अगर जनसंख्या बहुत कम हो गई तो जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को पूरा करने में दिक्कत होगी। ज्यादा हो गई तो कानून व्यवस्था स्थापित करने, सबको संसाधनों को उपलब्ध कराने, ये सब तमाम समस्याएं होंगी। तो ना तो राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना तो राज्य की जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए, दोनों ठीक नहीं है। उनके संसाधन, आकार, उपलब्धता इत्यादि चीजों के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, जो न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। आज दुनिया में हमारे सामने ऐसे बहुत से राज्य हैं जो बहुत विशाल हैं, बहुत सफल हैं। जैसे चीन। चीन की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1 अरब 45 करोड़ है, लेकिन चीन आज दुनिया की बड़ी महाशक्ति बना हुआ है। भारत की जनसंख्या आज के संदर्भ में लगभग 1 अरब 45 करोड़ 40 करोड़ के आसपास है। नहीं 45 है तो 40 से कम नहीं है। गणना नहीं हो रही है, उसकी अलग बात है, आंकड़ों में उसको छुपाया जाए वो अलग बात है, क्या कारण है मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि भारतवर्ष की जनसंख्या आज लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस बड़ी जनसंख्या को लेके न तो हमारे पास उतने संसाधन हैं, न सुविधाएं हैं, न सुरक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की ठीक से है, न शिक्षा की व्यवस्था है। जबकि चीन हमसे बड़ी जनसंख्या लेकर के उसने अपने संसाधनों का वितरण और व्यवस्था ज्यादा अच्छा किया है। तो जनसंख्या, कम जनसंख्या वाले राज्य भी बहुत सफल हैं। स्विट्जरलैंड बहुत कम जनसंख्या का है, हॉलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत सारी दुनिया में देश हैं जिनकी कम जनसंख्या है लेकिन वो बहुत उन्नति है। बहुत सारे दुनिया में देश हैं जिनकी बड़ी जनसंख्या है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी प्रगति की है। इसका एक बड़ा उदाहरण चीन है। तो जनसंख्या होना चाहिए कम या अधिक, ये वहां के संसाधनों और व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन जनसंख्या अनिवार्य है। अब दूसरा जो राज्य का प्रमुख तत्व है वो है सरकार। सरकार, गवर्नमेंट। किसी भी राज्य के लिए सरकार हो, बल्कि इससे पहले हम कह दें और हम चर्चा कर लें कि सरकार से पहले हम निश्चित भूभाग की बात कर लें। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग।
निश्चित भूभाग, ये निश्चित भूभाग बहुत आवश्यक है राज्य के लिए। इसी की पहले चर्चा कर लेते हैं। हर राज्य का एक अपना डिफिनिट एरिया है कि यहां से यहां तक मेरा राज्य है, यहां से यहां तक मेरा राज्य है। हम जब कभी नेपाल जाते हैं तो देखते हैं कि लिखा है भारत सीमा समाप्त, भारत सीमा समाप्त, अर्थात भारत की सीमा समाप्त हो रही है भारत देश की, और नेपाल की सीमा प्रारंभ हो रही है। बीच में थोड़ी जगह छूटी हुई है जिसको हम नो मैंस लैंड कहते हैं, ये दोनों देशों के बीच की जगह है। तो हर देश की अपनी एक निर्धारित सीमा होती है। अगर समुद्र तट है तो उसके अपने नियम बनाए गए हैं कि कहां तक उस राज्य का क्षेत्र होगा, उस राज्य का सारा आकाशीय मंडल, जितने भी उसमें नदी हैं, जल हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ उस राज्य का है। तो हर राज्य का क्या एक क्षेत्र होगा यह निश्चित रहता है कि ये यहां तक भारतवर्ष का है, यहां तक अमेरिका का है, यहां तक रूस का है। तो हर राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि राज्य के लिए भूभाग का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य के प्रमुख तत्वों में गार्नर ने कहा कि भूभाग का होना बहुत ही आवश्यक है, कि राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। हमने कहा इसकी पहले चर्चा कर लिया है दूसरे नंबर पे कि हर राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग। तीसरा, अब हम तीसरी चर्चा करेंगे तो राज्य का है सरकार। सरकार राज्य का व्यवहारिक पक्ष है, राज्य का व्यवहारिक पक्ष है। सरकार के माध्यम से ही राज्य अपने कानूनों को लागू करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंध स्थापित होते हैं, सारा काम राज्य सरकार के माध्यम से करता है। गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ द स्टेट। सरकार राज्य की प्रतिनिधि होती है, राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होती है। कोई राज्य क्या चाहता है इसकी जानकारी सभी को सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे कभी कभी आता है कि भारत एक राज्य है और भारत चाहता है कि हमारा इस देश के साथ क्रिकेट मैच ना हो, इस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, इस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे ना हो। ये कौन निश्चित करेगा? भारतवर्ष में हमसे तो पूछा नहीं जाएगा। पेड़ पौधे, नदी, जाल, तालाब बताएंगे नहीं, तो कौन व्यक्त करेगा राज्य की भावनाओं को? तो राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होती है सरकार। सरकार वो है, गवर्नमेंट वो है जो राज्य की इच्छाओं को, भावनाओं को व्यक्त करती है। अब सरकार कैसी होगी ये वहां की शासन व्यवस्था पे निश्चित करता है, निर्भर करता है। वो सरकार लोकतंत्र की हो सकती है, वह सरकार राजतंत्र की हो सकती है, वह सरकार किसी भी तरह की है। ये उस देश का विषय है, ये उस देश की अपनी व्यवस्था है कि सरकार कैसी होगी, लेकिन सरकार का होना अति आवश्यक है। अगर सरकार नहीं होगी तो कानून व्यवस्था कौन स्थापित करेगा, कैसे संचालित करेगा, राज्य की भावनाओं को कौन व्यक्त करेगा? तो सरकार चाहिए। अब सरकार चाहिए, कौन सी सरकार है ये उस देश की शासन व्यवस्था जनता जाने, लेकिन सरकार चाहिए। चौथा तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता किसी भी राज्य का चौथा तत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण अगर राज्य में कोई है तो संप्रभुता है। संप्रभुता, संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, सर्वोच्च, जो उसे अन्य संस्थाओं से, व्यक्तियों से, समुदायों से अलग करती है। सुप्रीम पावर, फिर मैं कभी संप्रभुता की विस्तार से चर्चा करूंगा। संप्रभुता की सबसे पहली बार और सबसे अच्छे ढंग से परिभाषा बोधा ने किया। हालांकि बोधा के संप्रभुता पे कुछ प्रतिबंध रहे, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने पहली बार परिभाषा दिया कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों द्वारा अमर्यादित है। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर वह शक्ति है
जो कानूनों द्वारा, विधियों द्वारा अमर्यादित है। हालांकि बोधा ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए। इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। आज यहां इतना जान लीजिए कि संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। अब ये संप्रभुता दो तरह की होती है। पहला आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, दो तरह की संप्रभुता होती है। तो पहले हम चर्चा करेंगे आंतरिक संप्रभुता की। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य का एक निश्चित एरिया होगा, उस एरिया के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होंगे, समुदाय होंगे, संगठन होंगे, संस्थाएं होंगी, सब में सर्वोच्च है, सब में सुप्रीम पावर है। किसी भी राज्य के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारी संस्थाएं होंगी, बहुत सारे संगठन होंगे, सब में वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सुप्रीम पावर है। अर्थात राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों में, समुदायों में, संस्थाओं में सबसे सर्वोच्च है। कोई भी उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह हो गई आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि राज्य के बाहर जो है, राज्य के बाहर बहुत सारे संगठन होंगे, बहुत सारे देश होंगे, बहुत सारी संस्थाएं होंगी, उनमें वो स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है। किसी के साथ भी वो संबंध स्थापित करे ना करे, मित्रता रखे ना रखे, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध कैसा निर्धारित करेगा, इसके लिए स्वतंत्र है, वो सर्वोच्च है। कि अपने राज्य के बाहर के जो राज्य हैं, अपने राज्य से बाहर जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके साथ वो संबंध रखे या न रखे, ये उसके ऊपर निर्भर है। अब इसका ये मतलब ना समझिएगा कि अगर कोई देश किसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाता है तो संप्रभु नहीं है। ठीक है, व्यवस्था चलानी है, अपने नागरिकों को कल्याणकारी जीवन देना है, शांति स्थापना करनी है, दुनिया के साथ मिलकर चलना है, आर्थिक प्रगति करनी है, तो किसी के साथ संबंध अच्छा बनाना बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बनाने के लिए उस राज्य की संप्रभुता कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, ये उस राज्य की स्वतंत्रता है। एक और प्रश्न क्लियर कर दूं, बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते भारत की संप्रभुता पे कोई नुकसान है, कोई आंच है, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रमंडल का सदस्य होना भारत की अपनी इच्छा है, और यह इस नाते है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करें, हम दुनिया के साथ अपने संबंध को जोड़ें, हम अपनी आर्थिक उन्नति करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी संप्रभुता पे कहीं नुकसान है। उसका सदस्य होना ना होना ये भारत देश की इच्छा पे निर्भर करता है। एक प्रश्न और उठता है कि मान लीजिए किसी सैनिक गठबंधन में हम जुड़ जाते हैं तो हम संप्रभु नहीं हैं। ऐसा नहीं है। उस सैनिक गठबंधन में हम अपनी शर्तों के साथ, अपनी सुविधाओं के लिए कोई देश जुड़ता है। कोई देश नाटो का सदस्य हो गया, कोई सीटो का हो गया, कोई सेंटो का हो गया, कोई वार्सा पैक्ट का हो गया, ये सब सैनिक गठबंधन है। तो इससे वो उस देश की संप्रभुता पे कोई प्रभाव नहीं है, इस नाते कि वो देश अपने शर्तों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी भावनाओं के साथ जुड़ रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप जुड़िए। अब एक और बात आती है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से भारत किसी देश की संप्रभुता नुकसान होगी? नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन इस नाते करते हैं कि हम दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रख सकें। हम एक सभ्य नागरिक के रूप में, सभ्य देश के रूप में, एक अच्छे आदर्श देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। तो हर देश का एक दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार हो, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून तय करते हैं, जो बहुत कुछ परंपरा के रूप में है, सदियों से चले आ रहे हैं, और बहुत कुछ कानून हैं, नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के और बहुत सारे न्यायालयों के फैसले हैं, बहुत सारे पुस्तकों से और लेखकों के मार्गदर्शन हैं,
तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना इस नाते आवश्यक है, और ये सदियों से होता रहा है। इस नाते उसका पालन करना इस नाते आवश्यक है कि हम दुनिया के साथ अपने अच्छे संबंध बनाएं, अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा दें, संकट के समय हमें मदद मिल सके, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग कर सकें, क्योंकि आज तो बहुत आवश्यक है, पहले भी आवश्यक था लेकिन आज बहुत आवश्यक है। दुनिया की हर समस्या एक दूसरे देश के साथ जुड़ी है। कोई भी देश ये कह ले कि हम पूर्णतः अपना काम अकेले कर लेंगे, आज की दुनिया में ये असंभव है कि हम सारा विकास, सारी उन्नति, सारा कुछ आत्मनिर्भरता के रूप में कर लेंगे, अपना उन्नति कर लेंगे। ये असंभव है आज की दुनिया में। कभी ये संभव हो सकता था, आज नहीं है। तो हम दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, हम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का पालन करें, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन करें। ये अच्छी बात है, इससे किसी देश की संप्रभुता पे कोई नुकसान नहीं है। अब एक बात और मैं क्लियर कर दूं, और कभी कभी विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न आता है, परीक्षाओं में आता है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता संपूर्ण भारत की जनता में है। संपूर्ण भारत की जनता अपने संसद प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, जिसका प्रयोग वो करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संप्रभुता नहीं है, इस नाते उसको राज्य की जगह पे प्रांत कहना अच्छा है। हालांकि राज्य बोलचाल में कह लिया जाए कोई बहुत उसमें बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए राज्य शब्द से अच्छा प्रांत शब्द अच्छा, प्रोविंस अच्छा है। क्योंकि हमारे देश की संप्रभुता भारत की संपूर्ण जनता में निवास करती है, हमारी जिसका जनता अपने संसद प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका प्रयोग करती है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य है? अक्सर विद्यार्थियों से के मन में प्रश्न आते हैं और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई, जो दुनिया में शांति की स्थापना, हर तरह के सहयोग बढ़ाना और हर तरह के विवादों को समाप्त करने के लिए आया। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो जनसंख्या है वो दुनिया के देशों से वो अपने कार्यकर्ता अपने कर्मचारी ले लेते हैं, वर्कर्स ले लेते हैं। उनकी अपनी सरकार तो है, एंटोनियो गुतेरेस साहब उनके महासचिव हैं, हेड हैं, लेकिन जहां उनके ऑफिसेज हैं वो दुनिया के देशों से ली हुई जमीनें हैं, क्षेत्र हैं। चलिए हम एक बार मान लेते हैं कि उनका अपना कहीं वो एरिया भी डाल लें, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उनकी अपनी जनसंख्या भी हम मान लेते हैं, उनकी अपनी सरकार भी है, चलिए ठीक है। उनका अपना एक क्षेत्र भी हम मान लेते हैं कि चलिए कहीं उन्होंने अपना बना लिया ऑफिस, जहां वो ऐसी जमीन थी जहां किसी दुनिया के देश की ना हो, लेकिन उनके पास संप्रभुता नहीं है। तो फिर जनसंख्या भी वो जो अपने कर्मचारी लिए हैं, दुनिया के देशों से कर्मचारी लिए हैं, सरकार उनकी अपनी है, एंटोनियो गुतेरेस साहब उसके महासचिव हैं इस समय। जो निश्चित भूभाग है वो भी किसी न किसी जगह वो अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास संप्रभुता नहीं है, कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं है, बल्कि उनकी सारी शक्ति उनके सदस्य देशों के ऊपर निर्भर है। उनकी सारी सत्ता, उनकी सारा ताकत जो उनके सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं, उनके ऊपर निर्भर है। इस नाते संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। तो आज अंत में हम कहेंगे कि राज्य आज के समय छोटे राज्य भी हैं, बड़े राज्य भी हैं। दुनिया में लगभग 200 से आसपास राज्य हैं लगभग। तो राज्य में 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चारों चीज मिलकर के राज्य को बनाते हैं। अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो राज्य नहीं है। फिर आपको अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।